हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा ऑफिशियल में। तो दोस्तों, हम लोग बिहार सामान्य ज्ञान जो कि बिहार स्पेशल का बुक है, वाईटीसी पब्लिकेशन का है। इसमें हम आज पेज नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 140 से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आने वाले आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई? बिहार में किसान सभा की गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई? तो 4 मार्च 1928। कब हुई? 4 मार्च 1928। कब हुई? 4 मार्च 1928 को हुई। कब हुई? 4 मार्च 1928 को हुई। मैं एक प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ूंगा जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। बिहार में किसान सभा का गठन औपचारिक घोषणा 4 मार्च 1928 को हुई थी। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन सहजानंद सरस्वती ने 1929 में किया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में किया था। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद गौरी के किस दास ने बिहार एवं बंगाल पर विजय प्राप्त की थी? तो बख्तियार खिलजी। किसने? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने मोहम्मद गौरी का दास था। बख्तियार खिलजी कौन था? मोहम्मद गौरी का क्या था? दास था। इसने बंगाल एवं बिहार को तहस नहस कर दिया। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का दास था और इसने जो लिखा हुआ इसके जगह पर हम डायरेक्ट उसी का नाम बोलेंगे जो उसको तहस नहस किया। तो बख्तियार खिलजी ने बंगाल एवं बिहार को तहस नहस कर दिया। ये किताब की भाषा है लेकिन हम उसको अपने भाषा में रिलेट करके आपको बताएंगे जिससे आसानी से आपको ध्यान रह सके। बख्तियार खिलजी ने बंगाल एवं बिहार को तहस नहस कर दिया। प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को भी उसने नष्ट कर दिया। प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया। प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली किसके शासनकाल में थी? बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली किसके शासनकाल में थी? किसके शासनकाल में थी? तो लिच्छवी। किसके शासनकाल में थी? लिच्छवी। आम्रपाली बौद्ध काल में वैशाली के वज्जी संघ के इतिहासकार प्रसिद्ध लिच्छवी राज की नृत्यांगना थी तथा उसने भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्रवाटिका प्रदान कर दिया तथा वैशाली नगर वधु आम्रपाली महात्मा बुद्ध की शिष्या बनी। वैशाली की नगर वधु आम्रपाली महात्मा बुद्ध की शिष्या बनी। 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 बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो 9 मई 1885। 9 मई 1885 को। 9 मई 1885 को। बिहार के आरा के जमींदार कुंवर सिंह के विद्रोह 1857 को दबाने में विलियम टेलर और आयर ने
बिहार के आरा के जमींदार कुंवर सिंह के विद्रोह को दबाने में विलियम टेलर और आयर ने अगस्त 1857 में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 9 मई 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। 9 मई 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। 9 मई 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। 9 मई 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। 9 मई 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो फणींद्रनाथ घोष, फणींद्रनाथ घोष, फणींद्रनाथ घोष, फणींद्रनाथ घोष। चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, फणींद्रनाथ घोष आदि क्रांतिकारियों ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। 8 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में आयोजित सभा में इन्होंने इस संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख लिया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख लिया। किसका? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो था उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसमें सोशलिस्ट को जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया? सोशलिस्ट को जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया? सोशलिस्ट को जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया? सोशलिस्ट को जोड़ दिया। ठीक है, सोशलिस्ट को जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया? सोशलिस्ट को जोड़ दिया। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ? 1922 में अधिवेशन हुआ तो गया। 1922 में कहाँ अधिवेशन हुआ? तो गया में हुआ। कहाँ हुआ? तो गया में हुआ। कहाँ हुआ है? तो गया में हुआ है। कहाँ हुआ है? गया में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो गया में हुआ है। चलिए नेक्स्ट पेज। गया बिहार में 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। गया बिहार में 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। हरिपुरा में 1938 में तथा रामगढ़ झारखंड में 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिनकी अध्यक्षता क्रमशः सुभाष चंद्र बोस तथा अबुल कलाम आज़ाद ने की। 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 1899 से 1900 मुंडा क्रांति का नेता कौन थे? मुंडा क्रांति का नेता बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे। कौन थे? बिरसा मुंडा थे। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के नेता बिरसा मुंडा थे, जबकि सिद्धू एवं कान्हू का संबंध संथाल विद्रोह से था। संथाल विद्रोह से था। किससे था? संथाल विद्रोह से था। जनजातीय विद्रोह में सबसे संगठित और विस्तृत विद्रोह मुंडा विद्रोह था। इस विद्रोह का उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है। मुंडा विद्रोह को उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है। उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है। मुंडा विद्रोह को उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है। इस विद्रोह का मुख्य कारण
दिकुओं एवं जमींदारों द्वारा शोषण एवं उत्पीड़न था। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? मेजर बारो। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? मेजर बारो। 1855 से 56 में का संथाल विद्रोह सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र दामन ए कोह के नाम से जाना जाता है। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र दमन ए कोह के नाम से जाना जाता है। यह संथाल बहुल क्षेत्र था। यहाँ हजारों संथालों ने सिद्धू एवं कान्हू के नेतृत्व में विद्रोह किया। संथाल विद्रोह के दमन के लिए मेजर जनरल बारो के नेतृत्व में सेना भेजी गई जिसने विद्रोह का दमन कर लिया। अगस्त 1855 में सिद्धू पकड़ा गया और मार डाला गया तथा फरवरी 1856 में कान्हू पकड़ा गया। 1855 में सिद्धू को पकड़ लिया गया जबकि 1856 में कान्हू को पकड़ लिया। ये सिद्धू और कान्हू कौन थे? दो भाई थे। ये दोनों क्या थे? आदिवासी जनजाति से थे। ठीक है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला। कौन था? तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र बोले तो तक्षशिला। मौर्य काल में तक्षशिला शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। इस बात की पुष्टि बौद्ध ग्रंथों तथा चीनी यात्रियों के वृत्तांत से होती है। मौर्य काल में तक्षशिला शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। इस बात की पुष्टि बौद्ध ग्रंथों तथा चीनी यात्रियों के वृत्तांतों से होती है। कुशल नरेश प्रसेनजीत महान कूटनीतिज्ञ तथा अर्थशास्त्री कौटिल्य, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, ख्याति लब्ध वैध जीवक, व्याकरण पाणिनि तथा योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके अपने अपने क्षेत्र में विख्यात हुए थे। मौर्य काल में तक्षशिला शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। इस बात की पुष्टि कौन करता है? बौद्ध ग्रंथों। हम कैसे मान ले कि मौर्य काल में तक्षशिला शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो इस बात की सबूत बौद्ध ग्रंथों तथा चीनी यात्रियों के वृत्तांतों से होती है। कौशल नरेश प्रसेनजीत, महान कूटनीतिज्ञ एवं अर्थशास्त्री कौटिल्य, महान कूटनीतिज्ञ तथा अर्थशास्त्री कौटिल्य, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, ख्याति लब्ध वैध जीवक, व्याकरण पाणिनि तथा योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि यहीं से शिक्षा प्राप्त करके अपने अपने क्षेत्र में विख्यात हुए थे। तक्षशिला। बौद्ध साहित्य से ज्ञात होता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय धनुड़ विद्या तथा वैदक की शिक्षा के लिए तत्कालीन सभ्य संसार में प्रसिद्ध था। तक्षशिला धनुड़ विद्या के लिए था। तक्षशिला जो था किसके लिए था? तो धनुड़ विद्या के लिए था। किसके लिए था? धनुड़ विद्या। किसके लिए? धनुड़ विद्या। और वैदक मतलब जो जड़ी बूटी से रिलेटेड वर्क जो होता है जिसको वैद बोलते हैं,
गांव घर में भी बोलते हैं तो उसको वैध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैध। तो दो चीज़ से प्रसिद्ध था, एक हो गया किससे? तो धनुर्विद्या से, और दूसरा वैध शिक्षा के लिए तत्कालीन सभ्य संसार में प्रसिद्ध था। नालंदा शिक्षा केंद्र के रूप में गुप्त काल में विकसित हुआ। गुप्त काल में क्या हुआ? विकसित हुआ। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति किसके अभाव में देखी जा सकती है? तो एकीकृत समुदाय। एकीकृत समुदाय। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति एकीकृत समुदाय के अभाव में देखी जा सकती है। एकीकृत समुदाय के अभाव में देखी जा सकती है। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति एकीकृत समुदाय के अभाव में देखी जा सकती है। महात्मा गांधी बिहार के राजकुमार शुक्ल के कहने पर बिहार गए और वहां पर चंपारण में भारतीय धरती पर पहले सत्याग्रह की शुरुआत की। वहां गांधी जी ने सहयोगियों में बजकिशोर, राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, जेवी कृपलानी थे। इसी के बाद बिहार का बुद्धिजीवी वर्ग राष्ट्रीय धारा से जुड़ गया। क्या कह रहा है, इसको थोड़ा हम समझाते हैं। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति एकीकृत समुदाय के अभाव में देखी जाती थी। एकीकृत समुदाय के अभाव में देखी जाती थी। महात्मा गांधी बिहार के राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी बिहार में ऐसे ही नहीं आ गए। राजकुमार शुक्ल के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया कि आप बिहार आइए। बुलाने वाले कौन थे? तो राजकुमार शुक्ल थे। कौन थे? तो राजकुमार शुक्ल थे। कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे। बुलाने वाले कौन थे? तो राजकुमार शुक्ल थे। कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे। कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे। कब? 1917 में। कब? 1917 में। और जब महात्मा गांधी बिहार आते हैं तो चंपारण की धरती से अपना पहली सत्याग्रह का शुरुआत करते हैं। वहाँ गांधी जी के सहयोगी कौन कौन थे जो उनके कार्यों में हाथ बटाएं? तो बजकिशोर, राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, जेवी कृपलानी। इसी के बाद बिहार का बुद्धिजीवी वर्ग राष्ट्रीय धारा से जुड़ गया। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति डोमिनेंट कास्ट नहीं था। स्वतंत्रता के पूर्व बिहार में किस जाति का वर्चस्व नहीं था? ये पूछ रहा था। तो कुर्मी का वर्चस्व स्वतंत्रता से पूर्व नहीं था। कुर्मी का वर्चस्व स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में नहीं था। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में भूमिहार, स्वतंत्रता के पूर्व जो बिहार में भूमिहार, राजपूत और कायस्थ जातियों का बोलबाला था। स्वतंत्रता के पूर्व यानी 1947 से पहले बिहार में भूमिहार, राजपूत और कायस्थ जातियों का बोलबाला था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह
ने किया, कुंवर सिंह ने किया था। ये राजपूत थे, ये क्या थे? राजपूत थे। क्या थे? राजपूत थे। जैसे ही विद्रोही सिपाहियों का दास्ता दानापुर से आरा पहुंचा, कुंवर सिंह भी उनके साथ हो गए। कुंवर सिंह भी उनके साथ हो गए। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। आर्थिक स्थिति को स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था आर्थिक स्थिति को स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों को अपनी राजनीतिक शक्ति बचाने के लिए अपनी आर्थिक स्थिति को बहाल करना अति आवश्यक था। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों को अपनी राजनीतिक शक्ति बचाने के लिए अपनी आर्थिक स्थिति को बहाल करना अति आवश्यक था। 70 साल की उम्र में जमींदार कुंवर सिंह को अंग्रेज ने दिवालियेपन की कगार पर पहुंचा दिया था। इसलिए वो भीतर ही भीतर अंग्रेजों के दुश्मन हो गए। अंदर से उनके प्रति क्या हो गया? दुश्मनी हो गया। अंदर से कुंवर सिंह को उनके मन में क्या हो गया? दुश्मनी। अंग्रेजों ने उनकी सारी संपत्ति छीन ली। अंग्रेजों ने कुंवर सिंह की सारी संपत्ति छीन ली। यही हाल लगभग सभी जमींदारों का था। उन जमींदारों ने इसके लिए खुद कोई विद्रोह की योजना नहीं बनाई, परंतु जब मई 1857 में विद्रोह का बिगुल बजा तो वे अपनी स्थिति पुनः बहाल करवाने के उद्देश्य से विद्रोह में शामिल हो गए। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन सन 1929 में हुआ। कब हुआ? 1929 में हुआ। कब हुआ? 1929 में हुआ। स्वामी सहजानंद ने मार्च 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। कब की? 1929 में। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना मार्च 1929। किसने की? तो स्वामी सहजानंद। श्री कृष्ण सिन्हा इसके प्रथम सचिव थे। इसके प्रथम सचिव थे। ध्यातव्य है कि 1927 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमिहार ब्राह्मणों को संगठित करने हेतु पटना के समीप बिहटा में एक आश्रम की स्थापना की। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारियों को। समय जो लगेगा, लेकिन हम चीज़ों को रिपीट करके बोल के अच्छा से समझा कर इसको क्लियर करेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं इसके एवज में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। 1932 से 34 के दौरान युवा कांग्रेस जनों के एक वर्ग में कांग्रेस के भीतर ही रहकर संगठन को वामपंथ की ओर प्रेरित करने के लिए समाजवादी पार्टी बनाई, जिसके प्रमुख सदस्य जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, यूसुफ मेहर अली, अशोक मेहता और मीनू मसानी थे। इस पार्टी ने देश में समाजवादी विचारधारा का प्रचार किया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसको एक बार में पढ़ के निकल जाएंगे तो हमको तो समझ में आ रहा है, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए
हम इसको 2 बार रिपीट करते हैं जिससे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरीक़ा से हो सके, समझ अच्छी तरह से हो सके। 1932 से 34 2 साल के दौरान युवा कांग्रेस जनों के एक वर्ग में कांग्रेस के भीतर ही रहकर संगठन को वामपंथ की ओर प्रेरित करने के लिए समाजवादी पार्टी बनाई, जिसके प्रमुख सदस्य जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, यूसुफ मेहर अली, अशोक मेहता और मीनू मसानी थे। इसी पार्टी ने देश में समाजवादी विचारधारा का प्रचार किया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के इस शहर में हुआ। किस शहर में हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 में 50वां अधिवेशन फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ था। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। थी। इस अधिवेशन में नेहरू ने पहली बार वैज्ञानिक एवं आर्थिक अर्थ में साम्यवाद की व्याख्या की। सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ। सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि बढ़ी शहरों में से एक में अंग्रेजी राज्य के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए। 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि बढ़ी शहरों में से एक में अंग्रेजी राज्य के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 के दौरान बिहार के बढ़ी शहर में आंदोलनकारियों का कब्जा हो जाने से वहां कई महीनों तक ब्रिटिश राज का नियंत्रण समाप्त हो गया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय अलग है और तक्षशिला विश्वविद्यालय अलग है। ठीक है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के राजगीर में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो बिहार के राजगीर में है। कहाँ है? बिहार के राजगीर में है, जहाँ आज बिहार का इंडिया का सबसे टॉप पुलिस एकेडमी है, राजगीर पुलिस अकादमी, जो दरोगा को स्पेशल ट्रेनिंग वहाँ दी जाती है, जो कि इंडिया में सबसे स्पेशल ट्रेनिंग होता है दरोगा की। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के राजगीर में स्थित है। इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमारगुप्त ने की। संसद द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। विक्रमशिला आधुनिक भागलपुर बिहार से 24 मील दूर पत्थर घाट नामक पहाड़ी पर स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय आधुनिक भागलपुर बिहार से 24 मील दूर पत्थर घाट नामक पहाड़ी पर स्थित है। इसकी स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। 3 विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये तीनों विश्वविद्यालय अलग अलग है। नालंदा का स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया गया। विक्रमशिला का स्थापना नरेश धर्मपाल के द्वारा किया गया। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तो पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई?
पाटलिपुत्र। कहाँ आयोजित हुई? पाटलिपुत्र। कहाँ आयोजित हुई? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति, इसका कालक्रम 483 ईसा पूर्व में, अध्यक्ष इसके महाकश्यप थे, शासनकाल अजातशत्रु का था, स्थान राजगिरी। स्थान राजगिरी। द्वितीय बौद्ध संगति, इसका काल था 383, अध्यक्ष उस समय थे साबाकामी, कालाशोक के शासनकाल में हुआ, स्थान वैशाली। स्थान वैशाली। तृतीय बौद्ध संगति यानी तीसरा बौद्ध संगति 247 ईसा पूर्व में, मोगलीपुत्र तिस्य के द्वारा के शासनकाल में, तिस्य अशोक के शासनकाल में, और पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। चतुर्थ बौद्ध संगति, प्रथम शताब्दी इसका कालक्रम था, वसुमित्र की अध्यक्षता में, कनिष्क के शासनकाल में, कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में। किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम यानी सबसे पहले पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन द्वारा। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी ये 1 अक्टूबर 2024 को जो एग्ज़ाम, 1 अक्टूबर 2023 को जो एग्ज़ाम लिया गया था उसमें भी पूछा गया था कि पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया? तो उदयन। बहुत सारे लोग गलत कर दिए होंगे। महावंश के अनुसार अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन। यहाँ पॉइंट को ध्यान से देखिए। उदयन किसका उत्तराधिकारी था? अजातशत्रु का। अजातशत्रु का। अथवा उदयन ने 640 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक शासन रहा, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। उदयन जो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र उदयन ने स्थानांतरित किया, क्योंकि यह तीन दिशाओं से नदियों से घिरा हुआ था। मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र उदयन ने ही स्थानांतरित मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र। देखिए, मगध की राजधानी पहले कहाँ थी? राजगिरी। मगध की राजधानी अब कहाँ है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र स्थानांतरित किए, कौन किए? तो उदयन के द्वारा किया गया। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो देखते हैं। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो समाजवादी पार्टी से। जयप्रकाश नारायण कांग्रेस समाजवादी पार्टी थे, कांग्रेस से संबंधित थे। गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महात्मा गांधी, जीएल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि साम्यवादी में प्रमुख मानवेंद्र नाथ राय थे। किसान सभा से संबंधित थे जवाहरलाल नेहरू, इंदुलाल याज्ञिक, मदन मोहन मालवीय आदि। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशन कहना था, नरेश का बोल दिए गलती से, सॉरी। 1931 ईस्वी में महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन पत्र की स्थापना की। इंडियन नेशन पत्र की स्थापना किसने की? तो महाराज कामेश्वर सिंह। कब? तो 1931 में। कब? 1931 में।
जो पटना से प्रकाशित होता था, जो पटना से प्रकाशित होता था। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का पत्र था, जो पंजाब से प्रकाशित होता था। पंजाब केसरी पंजाब से प्रकाशित होता था। डॉन का प्रकाशन कराची से किया जाता था। डॉन ही समाचार पत्र है, इसका प्रकाशन कराची से किया जाता था। प्रभाकर एक साहित्यिक पत्र था। प्रभाकर एक साहित्यिक पत्र था। साहित्यिक पत्र था। साहित्यिक पत्र था। तो दोस्तों, आज हम लोग पेज नंबर 27 जो कि आप देख रहे हैं 27, क्वेश्चन नंबर 160 तक हम लोग आज कंटिन्यू आज पढ़े। नेक्स्ट अगले दिन होगा। अगर मैं आपको अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, अच्छी तरीका से आपको बता रहा हूँ, समझा कर बता रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं इस तरह के वीडियो लाने के लिए प्रेरित होता रहूँगा। मुझे अंदर से मोटिवेशन मिलेगी और अधिक से अधिक लोगों तक हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और जो भी हमसे गलती हो रही होगी या जो भी आपको सुझाव देना है इस वीडियो से रिलेटेड कि इसको ऐसे सर किया जाए, तो आप कमेंट में लिख के हमें बता सकते हैं, मैं उसका सुधार करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।